प्रणाम बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट आवर चैप्टर नंबर 4 नेशनल मूवमेंट्स इन इंडिया, यानी कि बेटा भारत के राष्ट्रीय आंदोलन। ये जो पूरा चैप्टर है बेटा, इसके अंदर जितने भी इवेंट्स दिए हैं बराबर, मूवमेंट्स के बारे में बताया है और अलग अलग पर्टिकुलर फ्रीडम फाइटर्स बेटा। और फिर हम देखेंगे कि इसमें क्रांतिकारी की भी बात आ जाएगी बेटा। फिर जब गांधी जी के 1915 के बाद एंट्री हुई इंडिया के अंदर, और उसके बाद हमारे जो आज़ादी के आंदोलन है बेटा, उनका एक अपना जो है रास्ता जो है, बोलते सोच विचारधारा अलग अलग होने के बावजूद बेटा सब लोगों का जो एक एम था, मतलब लक्ष्य क्या था कि देश को आज़ादी दिलानी है। पर इस लक्ष्य को हासिल करने की या इस चीज़ को कि देश गुलाम बन चुका है और हमको आज़ादी चाहिए, इस बात की शुरुआत कब से हुई, ये बात सोचना कब से स्टार्ट किया गया बराबर। हमने यहाँ पे 1857 के रिवॉल्ट के बारे में स्टैंडर्ड 8th में आपने बहुत अच्छे से डिटेलेड इन्फॉर्मेशन पढ़ी है कि नेशनलिज्म की बात या राष्ट्रीयतावाद की बात या भारत को पूरा एक राष्ट्र के रूप में देखना बेटा, ये 1857 के बाद शुरू हुआ। तब तक जितनी भी लड़ाइयाँ हुई बेटा, सारे राजा रजवाड़ा नवाब निज़ाम सभी लोगों ने अपने अपने उसके लिए बेटा, मोटो के लिए उन्होंने लड़ी थी कि भाई एक तरीके से किसी का स्टेट छीन गया है, किसी के अधिकार छीन गए हैं बराबर। तो उन्होंने ये लड़ाई शुरू की थी, लेकिन उस लड़ाई भले 1857 का रिवॉल्ट फेलियर हुआ, लेकिन उसने भारत के लोगों को, यानी यहाँ पे रहने वाले सारे स्टेट में रहने वाले अलग अलग, क्योंकि उस समय स्टेट अपने आप में बेटा एक राष्ट्र हुआ करते थे, ये छोटे छोटे देश ही थे, पूरे देशों का समूह था। और इन्होंने सबने सोचना स्टार्ट कर दिया कि हाँ, ये पूरा भारतवर्ष है, ये हमारा देश है और हम जहाँ पे रहते हैं ये हमारे प्रदेश हैं। तो जब देश सलामत रहेगा तब हमारे प्रदेश सलामत रहेंगे। तो यहाँ पे आज़ादी के उस दौर पे हम पहुँच रहे हैं धीरे धीरे बराबर, जब अंग्रेजों ने पूरी पकड़ हमारे देश में जमा ली थी। हम आगे कब अच्छा खासा हम हिस्ट्री के चैप्टर में हमने सब्सिडियरी अलायंस, एनेक्सेशन पॉलिसी, ये सब रिवीजन कर लिया हमने स्टैंडर्ड 8 के चैप्टर्स का भी। और हम समझ गए कि भाई किस तरीके से जो है अंग्रेजों ने बेटा ब्रिटिश पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पकड़ जमाई, और 1857 के बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है बेटा, उन्होंने ब्रिटिश इंडिया के फॉर्म में जो है भारत के अंदर 90 साल तक जो है सरकारी शासन चलाया। तो इंट्रोडक्शन से देखते हैं कि ड्यूरिंग their stay in India, Britishers became familiar with the political condition of India. The British East India Company took advantages of the political disputes or the internal weaknesses of India and formed the 1757 AD. After creeping into Bengal to the revolt of 1875, it established its supremacy over India in its 100 years of rule. Okay बेटा, 1757 हमको पता है कि बैटल ऑफ प्लासी ये पहली ऐसी लड़ाई थी जिसके बाद ब्रिटिशर्स को 24 परगना की जागीर मिली थी बेटा। और बैटल ऑफ बक्सर जिसके बाद उनको बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी राइट्स, यानी कि राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, एक तरीके से कर वसूल करने का बेटा अधिकार मिल गया था उनको। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ब्रिटिशर्स के सुप्रीम बनने की शुरुआत हो चुकी थी बराबर। और हमारे जो उस समय हमने देखा कि जो वॉर हैं उनके रिजल्ट जिस तरीके से आए, तो जो मेजरली जो बड़े प्रोविंसेस थे, कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में उनका कंट्रोल जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के हाथ में जा चुका था। ओके। और फिर हमने आगे की जर्नी में देखा कि उस 100 सालों में फिर अलग अलग गवर्नर जनरल्स आए जिन्होंने सब्सिडियरी अलायंस, एनेक्सेशन पॉलिसी, है ना, हमने देखा उसके बारे में। वेलेस्ली के बारे में देखा हमने, डलहौजी की पॉलिसीज़ के बारे में देखा कि कैसे उन्होंने धीरे धीरे हमारे राजे रजवाड़े सबको ट्रैप में फंसा लिया और आखिरकार विद्रोह के रूप में 1857 का रिवॉल्ट हुआ। ओके। इट एस्टेब्लिश्ड सुप्रीमेसी ओवर इंडिया इन 100 years ऑफ, इन ऑर्डर टू मेंटेन दिस सुप्रीमेसी द इंग्लिश ग्रेजुअली डेवलप्ड अ स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इन द कंट्री। 1870 सॉरी यहाँ पे 75 लिखा है बेटा, इसको 57 कर देना क्योंकि ईयर ग्राफ गलत है। तो हम देख सकते हैं कि इसको थोड़ा सा सुधार देना, बार बार 1875 हो जा रहा है, हमारी इंग्लिश की बुक में गलत दिया है, 57 कर देना इसको। तो हमको पता है कि 1857 के रिवॉल्ट का फेलियर बेटा हमको समझ में आया कि मेन लीडर नहीं थे, लीडरशिप का अभाव था, टाइम पीरियड से पहले स्टार्ट हो गया था
बराबर। बहुत सारे रीजन से फेलियर के, सब जितने भी लीडर्स थे वो अपने अपने प्रांत में बेटा अपने अपने तरीके से लीडिंग कर रहे थे। ओके, हमारे जो पर्टिकुलर भारत के लोग थे या भारत के राजा रजवाड़े थे, उनके पास उतनी मॉडर्न आर्टिलरी और उतनी स्ट्रांग आर्मी, बराबर, वो प्लानिंग जो है अभी भी प्रॉपर नहीं हो पाई थी। तो ये सारी कमजोरियों की वजह से 1857 का रिवॉल्ट जो है बेटा फेलियर साबित हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए बेटा कि येट द इंग्लिश रिसाइडिंग इन इंडिया एस्टेब्लिश द सच लॉज एंड एडमिनिस्ट्रेशन दैट इंग्लैंड वुड गेट मोर बेनिफिट एट द कॉस्ट ऑफ इंडिया, दे मेड द इंग्लैंड प्रॉस्परस, एक्सप्लोर्टेड इंडिया द मोस्ट, बराबर। 1857 हमने देखा बेटा कि वो ट्रेडर के रूप में भी कहीं ना कहीं उनका वर्चस्व भारत पे हावी हो चुका था। और बाद के जैसे पूरा का अगर आप 400 साल का उनका शासन देखो तो 200 साल उन्होंने एज अ ट्रेडर और बाकी के 200 साल उन्होंने एज अ रूलर भारत को कम्प्लीटली अपनी पकड़ में रख लिया था। वो भारत की सारी पॉलिसीज को समझ चुके थे कि यहाँ के लोगों को मतलब एक तरीके से इनके बीच में फूट डालो, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के बारे में हमने समझा और कि उनको कमजोर किया जा सकता है। अभी इस चैप्टर के अंदर वो सारे छोटे छोटे इंसिडेंट्स हम देखेंगे, जैसे द ग्रेट नेशनल अपराइजिंग इन 1857। some of the factors that caused the uprising of 1857 were political dissatisfaction, economic exploitation, social and religious factors, military factors, immediate reasons like inductions of the Enfield rifle in the army. Mangal Pandey was the martyr of the uprising। एक तरीके से देखा जाए बेटा तो ये एक तरीके से जो 1857 का रिवॉल्ट है बेटा, ये विद्रोह होने, रिवॉल्ट का मतलब एक तरीके से बेटा विद्रोह, और अगर ऐसे देखा जाए तो क्रांति, बराबर, अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए बेटा क्रांति आना, बराबर, और उसके लिए विद्रोह करना। ये विद्रोह हुआ क्यों? क्योंकि बहुत सारी अराजकता फैल गई थी बेटा, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, धार्मिक रूप से हो बेटा। ब्रिटिशर्स की जितनी भी पॉलिसीज थे उससे इंडियन पीपल जो है बेटा सेटिस्फाइड नहीं थे। उनको कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये हमारे देश पे, हमारी संस्कृति पे एक तरीके से देखा जाए तो कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर एनफील्ड राइफल का इंसिडेंस हमने पढ़ा कि किस तरीके से हिंदू मुस्लिम पीपल को एक तरीके से आहत करने की कोशिश की गई। अगर हम इंडिया के फ्रीडम फाइट के फर्स्ट मार्टियर के बारे में देखें तो मंगल पांडे का नाम आता है बेटा, जिन्होंने एनफील्ड राइफल को यूज़ करने से मना कर दिया और अपनी टुकड़ी के साथ वो बगावत पे उतर गए थे। उसके बाद इसी इंसिडेंट्स की वजह से रिवॉल्ट, जो कि आराम से अभी 1 महीने के बाद 20-22 दिन के बाद शुरू होने वाला था, वो अचानक ही स्टार्ट हो गया। नाना साहेब तात्या तोपे, राजा कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर एटसेट्रा टुक पार्ट in the uprising of 1857, produced many effects, among which are the end of the company rule in India and rule of the British crown ruled by the Queen Victoria, change in administrative, military, social, religious policies। बराबर, सारे जो राजे रजवाड़े थे बेटा, जिनका कुछ ना कुछ नुकसान हुआ था, उनके स्टेट्स चले गए थे, उनके अधिकार चले गए थे, उनकी सत्ता चली गई थी बेटा, तो वो लड़ने के लिए खड़े हुए। लेकिन 1857 के रिवॉल्ट में हमने ये भी देखा बेटा कि ज़्यादातर नॉर्थ के जो शासक थे बेटा, रूलर्स थे, वो लड़ रहे थे, लेकिन सेंटर और साउथ में इतना ज़्यादा जो है इस पर्टिकुलर रिवॉल्ट को सपोर्ट नहीं मिल रहा था। साउथ के कुछ पर्टिकुलर गिने चुने 3 to 4 अगर हम देखें तो सिर्फ 3 से 4 ऐसे स्टेट्स थे बेटा जो और ये 1857 के रिवॉल्ट को सपोर्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे ये समझने वाली बात है। हम पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं इसलिए मैं बार बार उसमें डीप में नहीं जा रही हूँ, लेकिन क्या है कि बेटा लाइन्स आ रही है तो निकल जा रहा है, फिर से हम वापस से उन्हीं चीज़ों पे चले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बेटा रिवॉल्ट भले फेलियर साबित हुआ बेटा, लेकिन एक अपराइजिंग हुआ नेशनलिज्म का, यानी कि राष्ट्रीयतावाद का उदय हुआ बेटा। लोग, भारत के लोग समझने लगे कि हमको एक होकर लड़ना पड़ेगा, हमको एक भारत के लिए लड़ना पड़ेगा। हम अलग अलग प्रदेश या स्टेट के लिए नहीं लड़ सकते, ये छोटे छोटे राष्ट्र हमारे राष्ट्र नहीं है, राष्ट्र हमारा भारत है और हम सबको मिलके भारत के लिए लड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रीयतावाद का बेटा भारत में एक तरीके से उदय हुआ, ओके, जो कि बहुत जरूरी था, जिसके बारे में हम ऑलरेडी चैप्टर आगे हम पढ़ चुके हैं स्टैंडर्ड 8 में। ओके, अब आ जाते हैं हम बॉयकॉट एंड इंडिग्यूज मूवमेंट। ये पर्टिकुलर जो है बेटा बगावत शुरू हुई जहाँ पे बहिष्कार और स्वदेशी मूवमेंट, बेटा इंडिग्यूज मूवमेंट का मतलब होता है स्वदेशी मूवमेंट का शुरुआती दौर था, जब ब्रिटिशर्स ने बेटा इंडिया को तोड़ने के लिए उसके सबसे बड़े प्रोविंस यानी कि बंगाल को डिवाइड किया। देखो, बॉयकॉट एंड इंडिगेज मूवमेंट along with the Bangba movement 1905 was one of the important event of the Indian national movement because of the divide and rule policy as a result of the Britishers
मैकवेलन पॉलिसीज, बॉयकॉट एंड इंडिविजुअल मूवमेंट गेट अ इम्प्यूटस। एक तरीके से देखा जाए बेटा 1905 में जो है बंग भंग मूवमेंट स्टार्ट हुई, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जो है बंगाल जैसे बड़े प्रोविंस, जो आज का उड़ीसा, बिहार, बांग्लादेश और हमारा पश्चिम बंगाल, ये चारों स्टेट और एक कंट्री मिलके बनता है बेटा, उतना बड़ा उस समय बंगाल हुआ करता था, जिसको उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के थ्रू जो है बेटा एक तरीके से जो है कूटनीतिक रूप में अंग्रेजों ने बेटा उसको तोड़ दिया। और कहीं ना कहीं जो ये बॉयकॉट मूवमेंट और इंडिविजुअल मूवमेंट है बेटा, इन आंदोलनों को बेटा यहीं से एक तरीके से इम्प्यूटस मिला, यानी कि ये आंदोलनों की एक राह जो है यहाँ से शुरू हुई कि हमको इनका विरोध करना है, इस विरोध के लिए हम इस तरीके के आंदोलन चलाएंगे। बंगाल वॉज अ बिग प्रोविंस एट दैट टाइम ब्रिटिश रूल विच इंक्लूडेड the present day Bengal, Bihar and Odisha. Compared to other states, Bengal was the central point of the national awakening. The impetus and thought of the national movement came from Bengal. In 1857 revolt, Hindus and Muslims had collectively fought the English. That's why thought the English strategy of the divide and rule. They encouraged the communalism and caused the division among the people. एक तरीके से देखा जाए बेटा तो बंगाल को डिवाइड करने का रीजन ब्रिटिशर्स ने ये दिया कि बहुत बड़ा प्रोविंस है, एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए काफ़ी दिक्कतें आती है, लेकिन ये तो सिर्फ बहाना था उनका। लेकिन वो खास करके जो बंगाल की उस समय पॉपुलेशन हुआ करती थी बेटा, वो 50% अगर आप देखो तो उस टाइम पे भी भारत की जो आबादी थी कुछ लगभग 26-27 करोड़ के आसपास, उसमें से भी 2.5-3 करोड़ लोग बेटा बंगाल प्रोविंस में रहा करते थे। और यहाँ पे आबादी के ग्राफ में अगर हम देखें तो 50% सॉरी 6 to 7 करोड़ पीपल बेटा, ठीक है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और अभी का जो बांग्लादेश है, ये जो पूरा पार्ट हुआ करता था तब बंगाल था, तो लगभग 6 to 7 करोड़ के शायद आसपास आबादी थी, जिसमें से 2.5-3 करोड़ के करीब मुस्लिम पीपल थे और 2.5-3 करोड़ के करीब हिंदू पीपल थे। और वो कहीं ना कहीं कम्युनलिज्म को बढ़ावा देना चाहते थे, एक तरीके से हिंदू मुस्लिम पीपल की यूनिटी को वो तोड़ना चाहते थे, बराबर। और वो मतलब डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, यानी कि इनके बीच में फूट डालो और राज करो की एक नीति के साथ वो चल रहे थे। और कौमवाद को एक तरीके से देखा जाए तो बेटा वो धर्म के नाम पर जो है कम्युनलिज्म को बढ़ा रहे थे। अब यहाँ देखो कि वाइसरॉय कर्जन जो है बेटा डिवाइड द वेस्ट बंगाल प्रोविंसेस इनटू द ईस्ट बंगाल एंड द वेस्ट बंगाल इन द नेम ऑफ ब्रिंगिंग about the administrative efficiency. There was a strong opposition to the division of Bengal. When the Bengal was divided on 16th October 1905, the whole Bengal observed the day as a national mourning day. ठीक है बेटा, 1905 16 अक्टूबर को बंगाल डिवाइड कर दिया गया। पूरा का पूरा जो वो दिन था, उस दिन को बंगाल के लोगों ने राष्ट्रीय शोक दिन यानी मॉर्निंग डे, एक तरीके से शोक दिवस बेटा, उदासीन दिवस के रूप में उन्होंने मनाया। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि इसको आप उदासीन दिवस के रूप में, शोक दिन के रूप में मत मनाइए, इसको आप नेशनल यूनिटी डे के रूप में सेलिब्रेट करो। ये तो बंगाल के हिंदू मुस्लिम पीपल की एकता को बता रहा है कि ब्रिटिशर्स हमको कितना भी तोड़ने की कोशिश करेंगे, हम टूटेंगे नहीं। और कहीं ना कहीं बंगाल के लोगों ने बेटा, हिंदू मुस्लिम पीपल ने मिल के बेटा इस आंदोलन में अपना सब कुछ पूरा जोर आजमाइश कर दिया। वहाँ पे हिंदू मुस्लिम लोगों ने बेटा एक दूसरे के हाथ पर राखी बांधी। यहाँ पे लिखा है कि हिंदू एंड मुस्लिम टाइड द राखीज टू ईच अदर इन द एंटायर बंगाल टू एक्सप्रेस देयर यूनिटी, अपनी एकता को बताने के लिए, क्योंकि रक्षाबंधन बेटा, रक्षा जो है एक दूसरे की रक्षा करने का उन्होंने एक दूसरे को वचन दिया कि कुछ भी हो जाए हमारी यूनिटी जो है वो टूटेगी नहीं और हम इस मूवमेंट में अंत तक लड़ेंगे। दिस मूवमेंट हैड द 3 मेजर कैरेक्टरिस्टिक, अडॉप्ट द इंडिविजुअल प्रोडक्ट, स्वदेशी अपनाओ। 3 मेजर इसके ऑब्जेक्टिव थे बेटा। पहली बात तो थे कि स्वदेशी अपनाओ, फिर बॉयकॉट द फॉरेन गुड्स, जो बाहर से गुड्स आते थे बेटा, फॉरेन गुड्स आते थे जिसको हम विदेशी माल सामान बोलते हैं बेटा, उसका बहिष्कार करना। और थर्ड थिंग, एडॉप्ट द नेशनल एजुकेशन, एक तरीके से देखा जाए बेटा तो राष्ट्रीय शिक्षण, यानी कि हमारी हिंदी, उर्दू, बंगाली, इन लैंग्वेज के अंदर जो है बेटा एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाया गया और बच्चों को उसके तरफ जो है इंग्लिश एजुकेशन को बॉयकॉट करें और नेशनल एजुकेशन को अपनाएं। इस तरीके की एक जो है बेटा एक पाथ जो है तैयार किया गया। अब यहाँ तक हमने देखा कि पूरा किस तरीके से जो है बेटा ये बॉयकॉट मूवमेंट स्टार्ट हुई, इंडिविजुअल मूवमेंट स्टार्ट हुई और इसके बेटर रिजल्ट भी मिलने लगे। और कहीं ना कहीं इसके रिजल्ट जो है बेटा हम लास्ट पैराग्राफ में अभी देखेंगे कि किस तरीके से जो है बेटा इस क्रांति ने एक तरीके से बहुत बड़ा बदलाव ला दिया और ब्रिटिशर्स को इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ था।
India benefited a lot due to the Swadeshi movement, while the English industries was badly affected due to the boycott of foreign goods. The cloth coming from the Manchester, strawberry, sugar, shoes, cigarette, tobacco, etc. imported from the England also reduced as the sale of the cloth made in India increased. एक तरीके से देखा जाए बेटा तो विदेशी सारे माल सामान का बहिष्कार होने लगा. मैनचेस्टर यानी कि इंग्लैंड से आने वाले बेटा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जो कपड़े बना रहे थे वो बंद हो गए. घर घर में लोग चरखा काटने लगे. एक तरीके से देखा जाए तो भारत की कॉटेज इंडस्ट्रीज और ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को उस समय एक तरीके से वापस से खड़ा होने का मौका मिला बेटा. शक्कर है, जूते हैं, सिगरेट है, तम्बाकू है, ये सारी जो चीज़ें इंपोर्ट हो रही थी, बाहर से आ रही थी बेटा, इसका एक तरीके से देखा जाए तो चलन बंद कर दिया गया, इसका बहिष्कार किया गया. ओके. और यहाँ पे देखो स्वदेशी मूवमेंट वॉज फेल्ट इन गुजरात टू ऑल्सो. द एको ऑफ द मूवमेंट वॉज ऑल्सो फेल्ट स्ट्रॉन्गली इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड जस्ट विद इन द 6 years 1911 द डिवीजन ऑफ बंगाल वॉज scrapped after rethinking by the parliament. This was a memorable victory by the Indians. आखिरकार 6 साल बेटा है ना, 6 साल तक हिंदू मुस्लिम पीपल टूटे नहीं, एकता के साथ जो है अपनी आवाज़ उठाते रहे. और कहीं ना कहीं 6 साल की इतनी लंबी लड़ाई के बाद ब्रिटिशर्स को लगने लगा, पार्लियामेंट में डिस्कशन होने लगा, क्योंकि इतना ज़्यादा उनका इकोनॉमी का नुकसान हो रहा था, और कहीं ना कहीं ये पार्लियामेंट में मुद्दा उठा और वापस से बंगाल को जोड़ दिया गया. कब जोड़ा गया? 1905 में डिवाइड किया गया था. 1911 में जो है बेटा 6 years के टाइम पीरियड के अंदर ही वापस से बंगाल को जो है बेटा एक तरीके से जोड़ दिया गया. ओके. तो यहाँ पे देख सकते, दिस वॉज द मेमोरेबल विक्ट्री बाय द इंडियंस, अ विक्ट्री ऑफ द रेलेंटलेस यूनाइटेड इफोर्ट्स. एक तरीके से देखा जाए बेटा तो कहीं ना कहीं ये एक संगठन शक्ति का विजय हमको दिखाई देता है बेटा, है ना. ऐसी यादगार जो है विजय थी जिसने भारत के अंदर फ्रीडम मूवमेंट बेटा, लोगों को अब लगने लगा कि हम लड़ सकते हैं, हम अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ सकते हैं, हम अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं. ये जो विचार है बेटा भारत के लोगों को इस लड़ाई के बाद एक तरीके से देखा जाए तो वो स्ट्रेंथ, वो पावर, वो शक्ति मिली बेटा. आम लोग जो सोच भी नहीं सकते थे कि हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, लेकिन इस मूवमेंट के पास बाद भारत में एक ऊर्जा का संचार हुआ बेटा, एक शक्ति जागी और लोगों को, आम लोगों को लगने लगा कि अरे हम देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ सकते हैं, हम गुलामों की ज़िंदगी नहीं जिएंगे. तो ये एक तरीके का अवैकिंग जो था बेटा इंग्लिश रूल के खिलाफ, वो भारत में बंगाल की मूवमेंट के बाद ही शुरू हुआ, हम ऐसा मान के चल सकते हैं. लेकिन यहाँ से एक जो है बेटा वो जो सीड था ना, कहीं ना कहीं एक बीज जो है बेटा, हिंदू मुस्लिम पीपल के बीच में कुछ भी ऐसे 10-20% लोग रहे होंगे बेटा जिनकी विचारधाराओं को अलग करने के काम में भी ब्रिटिशर सक्सेसफुल हो गए थे, और उसी का रिजल्ट 1906 में मुस्लिम लीग जैसी पार्टी का बनना था. तो नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट नंबर 2 में मुस्लिम लीग के बारे में देखेंगे. ओके, थैंक यू.